अभी से करीब 650 करोड़ साल पहले क्रिटेशस पीरियड के अंतिम चरण में इस ग्रह ने इस पर पिछले 165 करोड़ सालों से राज कर रहे विशालकाय डायनासोरों को खो दिया। हम सब जानते हैं कि ऐसा धरती पर आई एक महाप्रलय की वजह से हुआ था। जी हाँ, लेकिन क्या आप जानते हो कि उस महाप्रलय में हुए मास एक्सटिंक्शन के ठीक बाद धरती पर क्या हुआ था? ऐसा वो कौन कौन से जीव थे जो उस महाप्रलय में विलुप्त हो गए, और वह कौन से जीव थे जिन्होंने महाप्रलय के भीषण समय का सामना किया और एक नए भविष्य की नींव रखी? कैसे पृथ्वी ने उस महाप्रलय को झेला और अपने आप को फिर से रिकवर किया? यह जानने के लिए हमें समय में पीछे जाकर उस महाप्रलय के दिन को करीब से अनुभव करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी से करीब 24 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर अस्तित्व में आए। उस समय की धरती आज की तुलना में बहुत ही अलग थी। आज आप धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हो, उस समय में यह सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और उस समय में धरती पर एक ही बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसे वैज्ञानिकों ने पांजिया नाम दिया। इस समय को ट्राइएसिक पीरियड बोला जाता है। इस समय काल में बहुत ही कम बारिश होती थी, इस वजह से धरती पर सूखा बनी रहती थी। इस समय में धरती पर डायनासोर इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। शुरुआती डायनासोरों का साइज बहुत ही छोटा हुआ करता था, तकरीबन 2 मीटर तक का समय गुजरता रहा, धरती में बदलाव आते गए और डायनासोरों का विकास होता रहा। अभी से करीब 20 करोड़ साल पहले ट्राइएसिक पीरियड का अंत होता है। धरती अपने एक नए युग में प्रवेश करती है और अपने आप को बदलने लगती है। जो पांजिया सुपर कॉन्टिनेंट्स था वह अब अलग अलग भागों में टूटने लगता है। इस वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगते हैं जिनमें जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगती है, जिस वजह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिसने पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। सल्फर डाइऑक्साइड और धूल और गैस के बादलों में पृथ्वी को घेर लिया, जिसने सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिल गए, जिससे समुद्र का पानी जहरीला हो गया। पृथ्वी में आए इन बदलावों ने पृथ्वी के क्लाइमेट को बदल रखा। इस महाप्रलय ने पृथ्वी पर महाविनाश को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ। इस मास एक्सटिंक्शन में पृथ्वी की 95% से ज़्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई। इस घटना को ट्राइएसिक जुरैसिक एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धरती पर एक नए एरा की शुरुआत होती है जिसे जुरासिक पीरियड बोला जाता है। ट्राइएसिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन में डायनासोर सर्वाइव कर गए और इस नए एरा जुरासिक पीरियड में डायनासोर धरती को डोमिनेट प्रजाति बनकर उभरते हैं। और इस एरा में डायनासोरों का इवोल्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि कुछ डायनासोरों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि आज की बिल्डिंगों से भी ऊंचे निकल जाए। इनकी रफ्तार इतनी हो गई कि 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज़ दौड़ पाए। इनका जबड़ा इतना भयानक बन गया कि जिसे भी खाएं उसकी हड्डियों को चकनाचूर करते हैं। इसी एरा में उड़ने वाले डायनासोर भी उभर कर आते हैं और चारों ओर डायनासोर का फल फूल रहे थे। अभी तक धरती में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। पांजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में बढ़ चुका था, जिन्हें लेरेसिया और गोंडवाना लैंड बोला जाता है। अभी से करीब 145 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड का भी अंत होता है और शुरुआत होती है एक नए एरा की, जिसे क्रिटेशियस पीरियड बोला जाता है। आप क्रिटेशियस पीरियड को डायनासोरों का गोल्डन एरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में बहुत से नए नए तरह के डायनासोर इवॉल्व हुए। फेमस डायनासोर टीरेक्स भी इसी एरा में इवॉल्व हुआ था। ये पीरियड डायनासोरों के लिए सबसे लंबा चलने वाला पीरियड था। जो पृथ्वी पर 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, लेरेसिया और गोंडवाना लैंड, वो भी आपस में टूटने लगते हैं और हमारी पृथ्वी की रूपरेखा पूरी तरह से बदलने लगती है, जो देखने में आज की पृथ्वी की तरह होती है। इस दौरान पृथ्वी पर अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं और डायनासोरों का डोमिनेंस पीक पर होता है। धरती पर डायनासोरों को राज करते हुए करीब 17 करोड़ सालों से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन डायनासोरों की किस्मत तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। जी हाँ नाजरीन, पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक बड़ी सी चट्टान भटक रही थी। यह चट्टान कोई एस्टेरॉयड या उल्का नहीं, बल्कि डायनासोरों का काल थी। यह चट्टान पृथ्वी के बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की नींव
रखने वाली थी। यह चट्टान एक युग परिवर्तन करने वाली थी। यह चट्टान किसी के लिए अभिशाप तो किसी के लिए वरदान बनने वाली थी। यह चट्टान पृथ्वी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। धरती पर माहौल बिल्कुल खुशहाल था। डायनासोरों के अलावा अन्य प्रजातियों के जानवर भी इस धरती पर सुखमय जीवन बिता रहे थे। हर जगह डायनासोरों की तुति बोल रही थी, लेकिन उनको क्या पता कि उनकी ओर उनका काल हर पल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जिसका साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर था, जो लगभग 30 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वैसे ही वायुमंडल घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉयड एक बड़ी सी आग की बॉल में तब्दील हो जाता है। रात के समय में भी पृथ्वी पर तेज उजाला हो जाता है, मानो रात में ही सूर्य निकल आया हो। आसमान में रोशनी इतनी तेज थी कि उसके सामने डायनासोर भी ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे थे। डायनासोरों की आंखों में इतनी शक्ति कहाँ कि वो इस तेज चमचमाती रोशनी को देख पाए। डायनासोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो उस आने वाली कयामत को महसूस जरूर कर पा रहे थे। अचानक ही वो चट्टान बहुत तेजी गति से पृथ्वी से निकलती है और पृथ्वी पर एक महाविस्फोट होता है। उसको बता दूं कि वो विस्फोट इतना भयंकर था कि आज इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियार जार बम्बा से भी 10 करोड़ गुना ज़्यादा। अगर यह एस्टेरॉयड बीच समुद्र में जाकर गिरता तो शायद कयामत इतनी भयंकर नहीं होती, क्योंकि समुद्र का पानी एस्टेरॉयड द्वारा लगाए गए फोर्स को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेता। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। यह एस्टेरॉयड मेक्सिको के तट के पास, जहां पर पानी की गहराई बहुत ही कम थी, वहां पर टकराता है और वहां पर मौजूद पानी तुरंत ही भाप में तब्दील हो जाता है। जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो उसकी गति इतनी तेज थी कि यह 1 सेकंड से भी कम समय में पृथ्वी के अंदर समा जाता है। उस टक्कर में हीट इतनी ज़्यादा पैदा होती है कि उस जगह में मौजूद मिट्टी और पत्थर तुरंत भाप में तब्दील हो जाते हैं और वह छिटक कर सैकड़ों किलो ऊपर आसमान में चले जाते हैं। जहाँ पर यह एस्टेरॉयड टकराया था उसके करीब 800 किलोमीटर के रेडियस में तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और उस एरिया में मौजूद डायनासोर पल भर में भाप में तब्दील हो जाते हैं। इम्पैक्ट से पैदा हुआ शॉक वेव इतनी तेज थी कि डायनासोरों की स्किन निकलकर भाग जाती है। ब्लास्ट में पैदा हुई हीट से पेड़ पौधे तुरंत सूख जाते हैं और जंगलों में आग लग जाती है। इस इम्पैक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले एरिया में जितने भी डायनासोर थे वो पल भर में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी पूरी पृथ्वी पर बहुत से डायनासोर जिंदा बचे रहे। इस एस्टेरॉयड ने डायरेक्टली पृथ्वी के एक छोटे से एरिया में मौजूद डायनासोरों को खत्म किया था, लेकिन तबाही का असली मंजर तो अब शुरू हुआ। पृथ्वी के एक छोटे से एरिया में बहुत से ब्लास्ट ने पृथ्वी पर एक चेन रिएक्शन को शुरू कर दिया। एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से जो मलबा आसमान में गया था वह अब आग के गोले बनकर आसमान से हजारों किलोमीटर दूर उन जगहों पर बरस रहा था जहाँ तक इनकी इम्पैक्ट हीट नहीं पहुँच पाई थी, और इम्पैक्ट से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद डायनासोरों पर वह मलबा कहर बनकर बरसा। आसमान से बरस रहे आग के गोलों ने जमीन के साथ साथ आसमान में उड़ रहे डायनासोरों की तबाही कर दी, लेकिन असली कयामत तो अभी आनी बाकी थी। यह तो बस शुरुआत थी। एस्टेरॉयड की टक्कर इतनी भयंकर थी कि पूरी पृथ्वी कांप उठती है। जगह जगह 11 रिक्टर स्केल से भी ज़्यादा भूकंप आने लगते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट में एक शॉक वेव दौड़ रही थी जिसका असर पूरी पृथ्वी के कोने कोने में हो रहा था। धरती डोल रही थी। आज तक इंसानों ने जितने भी भूकंप सहन किए हैं, यह भूकंप उससे भी 60 गुना ज़्यादा तेज था। धरती कांप रही थी और तीव्र भूकंप आ रहे थे, जिसकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बनना शुरू हो गई, जिन्होंने एक भयंकर सुनामी का रूप ले लिया और समुद्र के तटवर्ती इलाकों को हजारों किलोमीटर अंदर तक भयंकर सुनामी ने अपनी चपेट ले लिया और तटवर्ती डायनासोर और अन्य प्रजातियां देखते ही देखते खत्म हो गई। लेकिन कयामत अभी नहीं रुकी थी। इम्पैक्ट की वजह से बहुत ही तेज ब्लास्ट पल्स वेव पैदा हुई जिसका असर हजारों किलोमीटर दूर दूर तक देखा जा सकता था। यह पल्स वेव इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी चपेट में आने वाले डायनासोरों की मोटी चमड़ी तक निकल जा रही थी। 30-30 टन के डायनासोरों को भी यह पल्स वेव आसमान में उड़ा दे रही थी, मानो कि वह कोई कागज़ के खिलौने हो। इम्पैक्ट को महज 5 मिनट से ही कम का समय हुआ था और पृथ्वी के एक हिस्से में मौजूद जीवन पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका था, लेकिन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में इस महाप्रलय की कोई भनक भी नहीं पहुंची थी।
पृथ्वी के दूसरे हिस्से में मौजूद डायनासोर रोजमर्रा की तरह ही अपनी भूख को शांत करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दूसरे से लड़ रहे थे तो एक दूसरे के साथ बिछड़ कर रहे थे। उन्हें इस चीज की भनक भी नहीं थी कि पृथ्वी के दूसरे कोने में महाप्रलय का आगाज हुआ है और एक शक्तिशाली दुश्मन उनकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इम्पैक्ट की वजह से आसमान में धूल के बादल छाने लगते हैं और देखते देखते वो धूल के बादल पूरी पृथ्वी के चारों ओर से घेर लेते हैं। आसमान में छाई धूल की एक मोटी परत ने पृथ्वी को ढक दिया और सूर्य से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर दिया। अब पृथ्वी के कई दूसरे साइड में रहने वाले डायनासोरों और अन्य प्रजातियों पर एस्टेरॉयड का डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं हुआ, लेकिन उस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी को क्लाइमेट को कुछ इस कदर बदल दिया कि आने वाले कुछ महीनों और सालों में पृथ्वी के दूसरे हिस्से में इसका प्रभाव देखने को मिला। दरअसल धूल के उन बादलों ने पृथ्वी को कुछ इस कदर घेर रखा कि अगले 1 साल तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाई, जिस वजह से वनस्पतियां और पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से धीरे धीरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां खत्म होने लगी। जब ऐसा होने लगा तो जो शाकाहारी डायनासोर थे और अन्य प्रजातियों के शाकाहारी जानवर थे उनके लिए एक विकट समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वो तो अपने जीवन के लिए इन्हीं वनस्पतियों और पेड़ पौधों पर निर्भर थे। पर्याप्त भोजन न मिलने की वजह से शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी जीव धीरे धीरे खत्म होते गए। जब ऐसा हुआ तो उसका प्रभाव मांसाहारी डायनासोरों और अन्य प्रजातियों के जीवों पर भी पड़ा, क्योंकि फूड चेन पूरी तरह से टूट चुकी थी। जो मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी जीवों को खाकर जिंदा रहते थे उनके लिए अब शिकार मिलना मुश्किल होता जा रहा था, जिस वजह से वो भी धीरे धीरे अपनी दम तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते डायनासोर पूरी तरह धरती से विलुप्त हो जाते हैं। इस महाप्रलय ने पृथ्वी को 95% से भी ज़्यादा प्रजातियों को विलुप्त कर दिया और डायनासोर के राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वैज्ञानिकों का मानते हैं कि इस महाप्रलय को जो छोटे छोटे जानवर थे जिनका वजन 25 किग्रा से भी कम था वो सहन कर जाते हैं, जिसका कारण यह था कि छोटे जानवरों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो सड़े हुए डायनासोरों के फंगस और छोटे मोटे जीवों को खाकर अपने आप को इस आपदा से बचा लेते हैं। इस आपदा ने सिर्फ जमीनी जीवन को ही नहीं बल्कि समुद्री जीवन को भी तहस नहस कर दिया था, क्योंकि समुद्र का पानी एसिडिक हो गया था। इस महाप्रलय ने क्रिटेशियस पीरियड को खत्म कर दिया और इसके बाद एक नए एरा की शुरुआत होती है जिसे पैलियोजिन पीरियड बोला जाता है। इस एरा में पृथ्वी फिर से अपनी आप को रिकवर करती है। कयामत से कुछ सालों के बाद छोटी छोटी वनस्पतियां फिर से पैदा होती हैं जो छोटे छोटे जानवरों की भूख को मिटा सकती थी। प्रकृति ने नवनिर्माण का काम शुरू कर दिया था। भीम का डायनासोरों को खात्मे के बाद अन्य प्रजातियों को इवाल्व करने का मौका मिला और मैमल्स इसमें सबसे आगे उभर कर आए। लगभग 1 लाख साल से लगी छोटी छोटी वनस्पतियों से बड़े बड़े पौधे तक पहुंचने में धीरे धीरे प्रकृति में खाना बढ़ता जा रहा था। इसके साथ ही मैमल्स का आकार भी बढ़ता जा रहा था और इवोल्यूशन अपनी गति को पकड़ रहा था और इवोल्यूशन की उस दौड़ में हम इंसान भी दौड़ रहे थे और 65 करोड़ सालों का वक्त लगा हमें इवोल्यूशन की उस रेस को जीतने में और आज का इंसान बनने में, और जिसमें करीब 3 लाख साल पहले ही हम इंसान अस्तित्व में आए। वो महाप्रलय ना सिर्फ डायनासोरों के लिए तो एक अभिशाप थी, लेकिन हम इंसानों के लिए एक वरदान साबित हुई जिसमें हमें इवॉल्व करने का मौका मिला। अतीत में पृथ्वी ने चाहे कितनी ही महाप्रलयकारी संघर्ष किए हों, अब सवाल यह आता है कि हम जानते हैं कि हम इंसान उस महाप्रलय को झेल पाए या नहीं, लेकिन प्रकृति अपने आप को रिकवर जरूर कर लेगी। अब दूसरा सवाल यह आता है कि अगली महाप्रलय कब होगी, तो इसका जवाब है कि अगली महाप्रलय का आगाज हो चुका है। यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार महाप्रलय आसमान से ही आए, किसी चट्टान के द्वारा ही होगी। अगली महाप्रलय को तो हम इंसान बहुत पहले ही उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करे होंगे। आपके प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अब अगली शानदार वीडियो में।